एपिसोड 15 द प्रपोजल। तो लुमिन को मुखिया बनाने का इन सबसे क्या संबंध? लावा बुरी तरह मचलते हुए कुंठित स्वर में बोला। टेराफोस ने स्थिर आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि केवल वो और आरा ही उस दरार तक पहुंच सकते हैं, उस मिस्ट्री पॉइंट को समझ सकते हैं। निया ने बीच में टोका, परंतु ये तो वे आपके नेतृत्व में भी कर सकते हैं। टेराफोर्स की दृष्टि कठोर हो उठी। नहीं, ये युद्ध वैसा नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था। लावा ने क्रोध से कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा टेराफोर्स। टेराफोर्स ने शांत स्वर में कहा, हुमेर, तुम और मैं किसी भी ग्रह पर अजय हैं। शायद तुम मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो। लावा का चेहरा गर्व से खिल उठा। पर याद करो, टेराफोर्स धीरे धीरे बोली, पिछले युद्धों में आमाकारा ने किसी ग्रह को नष्ट नहीं किया था। वो धन और वैभव को लूटने के लिए ग्रहों पर कब्जा करना चाहता था। हाँ, लावा ने तुरंत कहा, युद्ध का लाभ भी तो होना चाहिए ना? सही कहा। और यदि वो वल्कनी सभ्यता के किसी भी ग्रह पर कब्जा भी कर लेता, तो भी तुम्हारे सैनिक उस ग्रह का लावा सक्रिय कर देते, जिससे उसकी विजय व्यर्थ हो जाती। लावा ने गर्व से कहा, पिछले युद्ध में भी मैंने कई ग्रह उसी लावा की शक्ति से बचाए थे। पर अब नियम बदल गए हैं। टेराफोर्स का स्वर गंभीर हो गया। निया बीच में बोली, अब मिस्ट्री पॉइंट की शक्ति को पाने के लिए आमाकारा को स्वयं ग्रहों की ऊर्जा चाहिए। युद्ध अब नेबुला में होगा, ग्रहों की सतह पर नहीं। ठीक कहा तुमने निया, टेराफोर्स ने कहा। और जब युद्ध अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा, तब टेराफोर्स आपकी शक्ति, मेरी शक्ति, यहां तक कि लावा की भी शक्ति निरर्थक हो जाएगी। निया ने धीमे से अपनी बात रखी। लुमिन पहली बार बोला, अंतरिक्ष में युद्ध केवल मैं, आरा और उन्होंने लड़ सकते हैं। टेराफोर्स ने घोषणा की, इसलिए लुमिन, ये युद्ध तुम्हें, आरा और उन्हों को लड़ना होगा। हम बस सहयोग देंगे। लावा का हृदय कांप उठा। उसके सामने लुमिन को गोल्सा का मुखिया घोषित किया जा रहा था और उस जैसे अजय योद्धा को सिर्फ एक साइड एक्टर की तरह देखा जा रहा था। क्रोध से वो जल रहा था, पर वो मौन रहा। गोल्सा की ये मीटिंग शायद एक ऐसा निर्णय लेने वाली थी जो शायद स्टारलाइट अलायंस को ही अंदरूनी रूप से कमजोर कर देने वाली थी। क्या वो दरार पूरी नेबुला को खा जाएगी? लावा क्या लुमिन को अपना नेता मानेगा? एपिसोड 16 द रन। रात कब बीत गई, जावा और मोटास को पता ही नहीं चला। क्रिस्टली गुफा के भीतर हल्की सी नीली आभा तैर रही थी, मानो रात और भोर के बीच कोई अनकहा रहस्य ठहरा हो। जावा धीरे धीरे नींद से जागा। उसकी शरीर की थकान अब भी भारी थी, पर आंखों के सामने उसे कुछ फल और जड़ों से भरा हुआ थाल दिखाई दिया। उसकी पलकों में नमी तैर गई। थैंक यू मोटास। उसकी आवाज में वर्षों की पीड़ा झलक रही थी। मोटास उसके सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर कठोरता और करुणा का विचित्र संगम था। आपने कितने सालों से ढंग का भोजन नहीं किया, उसने धीमे स्वर में कहा। जावा ने थरथराते हाथों से फल उठाए, पर उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। पर क्या हमें पहले किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं जाना चाहिए? वो प्रकाश प्रेरी हमें कभी भी ढूंढ सकते हैं। उसकी आंखों में भय की लहर दौड़ गई। मोटास के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान तैर गई। आप शायद भूल गए जावा, ओरोरियंस के लिए हम मर चुके हैं। वे हमें क्यों ढूंढेंगे? जावा ने गहरी सांस ली। ओह हाँ, शायद मेरी घबराहट ही मुझे भुला देती है। उसने अपनी आंखें झुका ली, जैसे वर्षों की कैद अब भी उसके मन में बसी हुई हो। मोटाज ने दृढ़ स्वर में कहा,
फिर भी हमें सावधान रहना होगा और जल्द ही अपने सेफ हाउस निकलना होगा। वहां पहुंचकर ही हम वास्तव में सांस ले पाएंगे। जावा ने हामी में सर हिलाया और धीरे धीरे फलों का स्वाद लेने लगा। फलों का हर कौर उसे मानो जीवन की ओर लौटा रहा था। फिर उसने पूछा, पर हम जाएंगे कहाँ? किस पर भरोसा करें? मोटास की आंखों में रहस्यमय चमक उभरी। आप चिंता मत कीजिए जावा, हमें लेने वो आ रहा है जो डस्क रिबेलियन का असली सरताज था। जावा ठिठक गया। उसकी आंखों में एक साथ चिंता, खुशी और विस्मय उमड़ आए, मानो वर्षों से बुझी हुई उसकी आत्मा को पहली बार किसी नई रोशनी की आहट मिली हो। पर क्या ये रोशनी मुक्ति की थी या किसी और गहरे षड्यंत्र की?